नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य है और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर शासन के 3 रूप हो सकते हैं: संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन और अर्धाध्यक्षात्मक शासन। संसदात्मक शासन में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक ही कार्यपालिका पाई जाती है जो कि वास्तविक कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका के जो सदस्य हैं उनका चुनाव, उनका चयन व्यवस्थापिका में से ही होता है। इस प्रकार के कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों पृथक होती है। अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था में जैसे फ्रांस है, रूस है, श्रीलंका है। कई बार इसको अपन दोबारा देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे पर अंतर निर्भर करती है। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका में से ही चुनकर आते हैं और ये कार्यपालिका है व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। इसके उदाहरण लें अपन, भारत है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी आदि देशों में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग होती है और इसके उदाहरण है अमेरिका है, ब्राज़ील है, चीन। और अर्धसंघात्मक है फ्रांस, रूस और श्रीलंका। अब अपन लेते हैं नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो भारत में दोहरी कार्यपालिका अपनाई गई है। पहले नाम मात्र कार्यपालिका और एक है वास्तविक कार्यपालिका। अपन लेते हैं नाम मात्र कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल औपचारिक व संवैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग नहीं करता है। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। इन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, इसलिए इनको क्या करते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। अब लेते हैं दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। अतः मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ही करती है। इस प्रकार भारत में 2 प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाई गई है, नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है जो नाम मात्र का शासक होता है और वास्तविक कार्यपालिका में है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद है, वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। अब लेते हैं अपन राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। ये याद रखना है। कभी पूछ ले कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा
करेगा। अब लेते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कौन कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में योग्यताओं के बारे में अपन लेते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताओं है भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा हो या विदेश में जन्मा हो, ऐसे इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में केवल यही उल्लेख किया गया है कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष हो। भारतीय संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। अधिकतम आयु राष्ट्रपति की कितनी भी हो सकती है, ये अपने ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना है, देखो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये याद रखेंगे, 5-5 वर्ष का इनमें क्या है, अंतर है। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30 और राष्ट्रपति की 35 न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, वह लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। अर्थात वे सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में आवश्यक है। लाभ के पद पर नहीं हो, यानी वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद के बारे में भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, केवल संविधान के अनुच्छेद 58 में केवल ये उल्लेख किया गया है कि क्या है, राज्य या केंद्र के मंत्री, राज्यपाल, ये क्या होंगे, लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया है। इनको केवल उन पदों के बारे में बताया गया है जो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये यहाँ ध्यान रखना है, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मिलकर बनेगा। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदस्य अर्थात लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य विधानसभा भी क्या है, इसमें भाग लेगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। इस प्रकार ये क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है। डेरिंग ओबेरॉय पहले आंग्ल भारतीय थे जिन्होंने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग लिया। क्यों भाग लिया? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से क्या है, राज्यसभा के चुनाव में जीत के आए थे। ये आंग्ल भारतीय उसमें नहीं थे, जो राष्ट्रपति दो को व्यक्तियों को मनोनीत करता है उसमें ये शामिल नहीं थे, ये राज्यसभा सदस्य थे उस समय। इसलिए क्या है, इस चीज़ को एक महत्वपूर्ण तथ्य कई बार परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि वह पहला आंग्ल भारतीय कौन था जो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग लिया। ये कौन थे? डेरिंग ओबेरॉय थे। ये पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य थे, इसलिए क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान में भाग लिया उन्होंने। अन्यथा किसी भी मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अपन जानते हैं 333 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। अभी ये हटा दिया गया है प्रावधान, पहले ऐसा प्रावधान था। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में ये प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति का निर्वाचन 1971 की जनगणना को आधार मानकर ही किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनसंख्या का जो आधार होगा वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही माना जाएगा। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपन जानते हैं कौन कौन शामिल होते हैं। ये तो
राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन तीनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अपन जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यह है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके मतों का भार कैसे निकाला जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत भार निकालने का एक सूत्र है, राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1/1000। ये फॉर्मूला विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनका मत भार निकालने के लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है। जैसे 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 थी उस समय, या वर्तमान में उस समय 200 विधायक थे, इंटू 1/1000 अपन लिख ही लिया। अब यह देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा, ये संख्या आ जाएगी। इसमें अपन 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 128.82। अगर दशमलव में कोई संख्या आ रही है और 5 से ज़्यादा है तो उसको अगली संख्या मान लिया जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य 129 हो जाएगा। ठीक है। अब लेते हैं अपन इसी प्रकार क्या है, प्रत्येक विधानसभाओं, प्रत्येक राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य निकाल लिया जाएगा। जैसे राजस्थान है, एमपी है, हर राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य निकाल लिया जाएगा। इसके बाद में देखो अब है संसद के निर्वाचित सदस्य का मतभार कितना होगा। इसके लिए अपन पूरे राज्यों के यानी भारत की प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मतों का मूल्य को क्या कर लिए थे, जोड़ लेते हैं। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य भी इसमें शामिल है। इस प्रकार सभी राज्यों के एमएलएज के मतों का मूल्य जोड़ के एक जगह जोड़ दिया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका भाग दिया जाता है। माना इनके भारत के सभी राज्य विधानसभाओं के विधायकों का मतों का मूल्य 5,44,971 है और संसद के निर्वाचित सदस्य हैं वो 776 है। इस प्रकार एक जो विधायक, एक जो सांसद होगा उसके मत का मूल्य 708 होगा। इस प्रकार क्या है, एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। अब लेते हैं अपन एक कोटा, अब लेते हैं अपन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जानने से पहले अपने एक बात यहाँ जानना जरूरी है, न्यूनतम कोटा क्या होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए निर्धारित मत, जिनको हम क्या बोलते हैं न्यूनतम कोटा, प्राप्त करना आवश्यक है। और ये न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है, डाले गए वैध मतों की संख्या, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो जितने भी वोट डाले गए उनमें वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और इधर +1। अपन जानते हैं राष्ट्रपति में केवल एक ही सदस्य विजित हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। इसलिए क्या है, कुल वे नीचे क्या आएगा 1 + 1 + 1 और ऊपर क्या आ जाएगा डाले गए वैध मतों की संख्या। इस प्रकार क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के लिए क्या है न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये क्या कितना आता है, करीब आधे से ज़्यादा आता है। इसलिए करीब 50% वोट राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी एक सदस्य को प्राप्त होने चाहिए, तभी वो विजित हो सकता है। अगर नहीं प्राप्त हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जाती है। अब ये प्रणाली क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम में देगा जितने प्रत्याशी हैं। जैसे 4 प्रत्याशी है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं,
तो प्रत्येक मतदाता प्रत्याशियों को क्या करेगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रम के अनुसार अपना मत देगा। अब इसको अपने एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक उम्मीदवार क है, एक ख है, एक ग है और एक ग है। ये 4 प्रत्याशी है, चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। एक मतदाता आएगा, वो मान लो सबसे ज़्यादा उसके फेवर का आदमी, अगर मान लो वो ये चाहता है कि ख राष्ट्रपति बने, तो ये उसको 1 नंबर देगा। फिर वो ये चाहता है कि अगर मान लो ये निश्चित कोटा नहीं प्राप्त करे, अगर किसी कारणवश ये निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पाता है, तो जो दूसरा उसकी जो इच्छा होगी वो मतदाता कि मान लो ये इसको दूसरे नंबर को ये चाहेगा, दूसरे नंबर पर। इस प्रकार मान लो तीसरे नंबर पर इसको और चौथे नंबर पर इस प्रकार क्या होगा, वो प्रत्येक प्रत्याशी के सामने उसके वरीयता के क्रम लिख कर आएगा। अब मान लो इस प्रकार क्या है, सारे प्रत्याशियों के मतों का मूल्य है वो लास्ट में काउंट कर लिया जाएगा। अपने इस उदाहरण के द्वारा आगे और समझते हैं। देखो, माना कुल मतदार 1,40,000 है और 4 मतदाता है जो प्रत्याशी है वो चुनाव में भाग लिए और उनको मत जो प्राप्त हुए, जैसे मान लो क को 30,000 प्राप्त हुए, ख को 20,000 प्राप्त हुए, ग को 40,000 और घ को 50,000 प्राप्त हुए। अपन जानते हैं कि न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए टोटल मत कितने आए थे, मत है 1,40,000 बटे में 1 + 1 या 1 + 1 + 1 यानी 1,40,000 बटे में 2 + 1। अब यहाँ देखें तो 2 का भाग दिया अपने 7, तो 70,000 वोट जिसके प्राप्त कैंडिडेट के प्राप्त हुए वो विजयी होगा। अपन यहाँ देखते हैं इसके 30,000, इसके 20,000, इसके 40,000 और इसके 50,000, यानी न्यूनतम कोटा तक कोई भी प्रत्याशी नहीं पहुँच पाया है। अब इसके लिए क्या है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि प्रथम वरीयता में अपन देखते हैं कोई भी प्रत्याशी 70,000 वोटों तक नहीं पहुंच पाया है। अब इसके बाद में क्या किया जाता है, जो सबसे कम मत जिसको प्राप्त किए जाते हैं उनको क्या है इस काउंटिंग से हटा दिया जाता है और उसके जो मत है उनको अन्य उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इसमें अपन देखते हैं सबसे कम है ख उम्मीदवार के हैं मत प्राप्त हुए हैं। अब क्या किया जाएगा, जो दूसरे जैसे वो ख मतदाता था, जो ख उम्मीदवार था, ख उम्मीदवार को क्या है जिस मतदाताओं ने क्या है पहले नंबर रखा है, पहले नंबर पर तो ख ही होगा। दूसरे नंबर पर मान लो उन्होंने किसको दिया है, ग को इसको क को दिया है, तो इसके जो मत हैं वो ग को स्थानांतरित हो जाएंगे। अगर मान लो दूसरे नंबर पर उसने कई मतदाताओं ने क्या है ग पर दिए हैं तो ग को स्थानांतरित हो जाएंगे और घ को दिए हैं तो ग को, इस व्यक्ति के मतों का क्या हो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा। इस प्रकार मतों के स्थानांतरण को ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। अब इसको अपना आगे जो द्वितीय चरण में क्या किया जाता है, उम्मीदवार ख को जो मत प्राप्त होते हैं उनके मतों का स्थानांतरण अन्य 3 उम्मीदवारों को कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है इसको अपन देखते हैं। मान लो ये जो 20,000 मतदाता थे उन्होंने क्या है ख को तो कितने दिए थे, 1 नंबर दिया था। इनमें से मान लेते हैं क को जो दूसरा नंबर दिया था, दूसरा नंबर क पर जो दिया था वो कितने हैं 5,000 आदमी, 5,000 मतदाताओं ने क को दूसरे नंबर पर दिया था। और मान लेते हैं क के बाद में ग को कितने 10,000 आदमियों ने क्या है दूसरा नंबर दिया है और घ को है 5,000 आदमियों ने क्या है दूसरा नंबर दिया है। इस प्रकार क्या है क के जो भी वोट थे 20,000 वो उसी अनुपात में क्या है क ग और घ में बांट दिए जाते हैं। मान लो अगर 5,000 व्यक्तियों ने क को दूसरा नंबर दिया है तो वो 5,000 वोट क के खाते में आ जाएंगे। और मान लेते हैं 10,000 व्यक्तियों ने अगर ग को दूसरा नंबर दिया था तो 10,000 वोट ग को ये जुड़ जाएंगे। अगर मान लेते हैं 5,000 व्यक्तियों ने घ को दूसरा नंबर दिया था तो ये 5,000 वोट है, ये मत है, ये क्या जुड़ जाएंगे ग के जुड़ जाएंगे। इस प्रकार क्या है इसको जोड़ने के बाद में इनका गणित इस प्रकार हो
देखो के ये 5,000 और 30,000 पहले वाले, टोटल हो गए 35,000। गए के ये 10,000 और 40,000 पहले वाले, टोटल हो गए 50,000। ये 5,000 अभी वाले और 50,000 पहले वाले, इस प्रकार हो गए 55,000। 17,000 तक फिर भी अपन नहीं पहुँचे। 17,000 प्लस 1 न्यूनतम कोटा है, इसलिए इस द्वितीय चरण में भी अपन न्यूनतम कोटा तक नहीं पहुँच पाए। अब क्या करते हैं अपन, तीसरा चरण अपनाते हैं, तृतीय चरण लेते हैं अपन, तृतीय चरण। तीसरे चरण में अपन देखते हैं इसके 35,000, इसके 50,000, इसके 55,000। तो अपने ये पता है भाई कौन सा उम्मीदवार को इसको इस प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। अब इसमें कै वाला सबसे कम किसके प्राप्त हो रहे हैं, कै मतलब जो उम्मीदवार है उसके कम रह गए, और कै उम्मीदवार के वोटों को इसको क्या है, इस काउंटिंग से हटा दिया जाएगा, और कै उम्मीदवार के जो मत हैं वो इन दोनों में स्थानांतरित हो जाएंगे। अपन ये देखते हैं कि कैसे होंगे। जो ये वाली जो प्रक्रिया थी उसी अनुपात में क्या है, ये इनके गए और गए में स्थानांतरित हो जाते हैं। मानते हैं, देखो जैसे अपना आगे लेते हैं, तो वही पहले वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 50,000 इसके गए के हैं और 11,000 स्थानांतरित हो गए आगे। इस प्रकार इसके मत कितने हो गए, 68,000 मत हो गए। गए के 55,000 उसके पास थे और 19,000 स्थानांतरित हो गए आगे। इस प्रकार कितने हो गए, 74,000 मत हो गए। अब इसको न्यूनतम कोटा के लिए 17,000 प्लस 1 चाहिए था। अभी क्या है, न्यूनतम कोटा प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार उम्मीदवार गए विजयी रहा, विजयी रहा। इस प्रकार क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। एक बार अपन इसको हल्का सा दोबारा समराइज करते हैं। देखो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कोटा होता है, अपन पता है क्या है, वो सूत्र अपने देख ही लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या है, कै, खे, गए और गए मान लो 4 उम्मीदवार हैं। कोई मतदाता इसको 1 नंबर देके जाता है, कोई इसको 1 देगा, कोई इसको 1 देगा, कोई इसको 1 देगा। अगर मान लो न्यूनतम कोटे कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो जिसके सबसे कम मत प्राप्त किए जाएंगे उसके मतों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, अन्य सभी उम्मीदवारों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। किस प्रकार किया जाएगा, वो क्या है, मतदाता की वरीयता के अनुसार किया जाएगा। जैसे मान लो गए को इस मान लो इससे हटेगा, कम सबसे कम प्राप्त किया है और ये यहाँ से हटेगा, तो इसके मत है, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा कै को 2 नंबर दिया है, तो इसके मत सारे के सारे मतदाताओं ने अगर कै को 2 नंबर दिया है तो सारे इसके मत किस में चले जाएंगे, कै में चल जाएंगे। अगर मान लो गै को 2 नंबर दिया है, इस वाले मतदाता जिसने इसको 1 नंबर दिया है उनने वो तो गै के चले जाएंगे, और मान लो ख के जिन्होंने 2 नंबर दिया है वो गै के चले जाएंगे। इस प्रकार क्या है, गै के मतों को मत है वो हस्तांतरित हो जाएंगे, और हस्तांतरण को ही क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली कहा जाता है। ये मत प्रणाली राज्य विधानसभा में राज्यसभा के चुनावों के समय और राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ही काम में ली जाती है। राज्यसभा और राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में बस फर्क इतना ही है, राज्यसभा का जब चुनाव होते हैं तो वहाँ खुली मतदान प्रणाली काम में ली जाती है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन है गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। फर्क दोनों में इतना ही है, बस बाकी दोनों में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ही पाई जाती है। दोनों में ही न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। अगर कोई न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनके मतों को क्या कर दिया जाता है, दूसरे उम्मीदवारों में क्या है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली को एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली कहते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।